प्रदेश के मानचित्र को अगर आज आप देखेंगी तो पूरा भगवामय है। गांव गरीब किसान नौजवान के लिए जो हमने काम किया, हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो काम किया, उसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता का ये आशीर्वाद है। ये जन आकांक्षाओं की जीत है, जन विश्वास की जीत है। ये जो अपराधियों पर कार्रवाई की गई, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाया गया, किसानों को उनके उपज का मूल्य दिया गया, बेटियों की सुरक्षा संरक्षा को सुनिश्चित किया गया, उसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाया है और अपना विश्वास व्यक्त किया है। आगे भी ये विकास यात्रा चलती रहेगी। आज चुनावी जंग का रंग भगवा हो गया है। देखिए, अखिलेश यादव को नए बहाने ढूंढने चाहिए। चुनाव दर चुनाव एक ही बहाना चल नहीं पा। तैर के दरिया पार करो। सारे मल्लाह जिन्होंने पंजाब ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ बस 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 आगे ठीक। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबियों, सब तो पहला कोने कोने च, दुनिया के कोने कोने च वसते पंजाबियों नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। दिल दीआं गहराइयां चों कई इहो जे भी ने जिहड़े इस मुहिम च आ नहीं सके, आप विदेशों च रहिंदे ने, पर उन्होंने किसी न किसी सोशल मीडिया राहीं या किसी होर तरीके नाल इस जंग दे विच हिस्सा पाया। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जंग दे विच जिथे जिथे भी वो बसदे ने, उन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास करदे हां ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। वीरो, तुसी देखा होना किन्ना चिक्कड़ सुट्टिया साडे ते विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने। अरविंद केजरीवाल जी ते मैनू निजी टिप्पणियां कीतियां, घटिया शब्दावली वरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं इस मंच तो उन्हां नूं कहना चाहुंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ शब्दावली है, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, मैं इदों अगे आ नहीं सकता माइक। वीरो, ये शब्दावली उन्होंने मुबारक होवे। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा न्यूज रूम से। और 5 रियासतों के रुझान आ चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार। हालांकि नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन तक नतीजे भी पहुंचाएगा। जिस तरह से सबसे पहले हमने रुझानात पहुंचाए हैं, इसी तरह से अब बारी बारी से हम एक एक रियासत के जो नतीजे हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचाने शुरू करेंगे। मेरे साथ मेरे जो तमाम साथी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ हिना मेरे साथ मौजूद हैं, सना है, मुनज़्ज़ा है और इसके अलावा विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से सुबह से ही लगातार हम पूरे इन रुझानात को और इंतखाबात के नताइज को हम कवर करते रहे, अब ऐसे में तस्वीर यहां से क्या कुछ बनेगी, क्या तस्वीर कुछ बदलेगी? जो रुझान है, क्या इन रुझानात में जो नतीजे आएंगे उसमें कोई बड़ा उलटफेर होता है, या फिर जो रुझान है इन्हीं रुझानात पर अब नतीजे आएंगे? यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा जिस तरह के पंजाब के रुझान आए हैं, यहां पर सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। यूपी की अगर बात करें, एग्जिट पोल जिस तरह से आए थे यूपी में, तकरीबन अभी तक जो रुझानात हैं वो एग्जिट पोल के हिसाब से आए हैं। और अगर इन्हीं रुझानात पे नताइज भी आते हैं, क्योंकि अब नतीजे आना शुरू हो गए यूपी में भी, तो यहां पर दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आ रही है।
एक एक करके अपने मेरे साथ जो मेरे साथी उनसे हम बात करेंगे। मैं हिना आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अब यहां से किस तरह से आप नतीजों को देख रही हैं? शुक्रिया हुरैरा। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हम लगातार इतने सारे फेसेस हम लोग ने कवर किए हैं और लगातार हम देख रहे थे कि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें थी। जो पंजाब है, पंजाब का जो कई बार हमने ये देखा था कि पंजाब के ऊपर भी लगातार बहस हो रही थी, लेकिन वहाँ जिस तरह से अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, इसका असर जो है पड़ोसी रियासतों पर भी आने वाले वक्तों में ज़रूर पड़ता नज़र आएगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा दमखम जो है वो पंजाब के ऊपर उन्होंने फोकस किया था और अब एक नेशनल लीडर के तौर पर भी लगातार उनकी तरफ सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और सना, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि उत्तर प्रदेश को आपने काफ़ी करीब से कवर किया है, तमाम तर फेसेस में भी आपने उत्तर प्रदेश को देखा है, वहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मैं कहूँ तो क्या कुछ आपको लगता है कहाँ कमी रही या फिर उनको कहाँ पर फ़ायदा हुआ? सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी को लेकर ये है कि टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। ये बात कई बार कही जाएगी और हो सकता है कि अखिलेश यादव इस पर बातचीत भी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। क्योंकि एक एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, बहराइच की एक सीट है नानपारा, वहाँ से माधुरी वर्मा भारतीय जनता पार्टी में पहले थी, फिर उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया, आखिर में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वहाँ पर नानपारा के जो असेंबली सीट्स के लोग थे वो नाराज़ थे माधुरी वर्मा से। और जब वो वोट मांगने इंतखाबी तशहीर के लिए जा रही थी, गली मोहल्ले का रुख कर रही थी, तो वहाँ से कई बार उन्हें खदेड़ा गया। इसका मतलब लोगों ने कहा कि हम तो माधुरी वर्मा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने काम अच्छा किया नहीं तो हमें उन पर भरोसा नहीं है, तो हम दोबारा उन्हें नहीं दे सकते। कई बार सर्वे कराए गए, अखिलेश यादव से ये बात सोर्सेज ने कहा कि अखिलेश यादव से कई बार इस सीट को लेकर कहा भी गया कि आप इस सीट पर अपना कैंडिडेट बदल दें, लेकिन ये बदलाव नहीं आया। तो इससे माना जा सकता है कि जो उम्मीदवार के जो टिकट बंटवारे का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ, वो नुकसानदेह साबित हुआ है। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी, या फिर कई हुरैरा हम ये बात कर रहे थे पॉलिटिकल एनालिस्ट से हमेशा, क्योंकि बहुत दिनों से हम ये कवर कर रहे हैं, तो लगातार ये बात ही हो रही थी कि जितनी हवाई बातें भले ही भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, इस बार आपने देखा होगा कि 300 प्लस पार की बात जो बंगाल में बीजेपी बड़े जोर शोर से कर रही थी वो उत्तर प्रदेश में नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी आरएलडी इत्तेहाद में दिखा। इसकी वजह ये थी कि आवाम परेशान थे। जब हमने बातचीत की वोटर से तो उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, आवारा जो पशु हैं, आवारा जानवर हैं, क्योंकि लाखों रुपए किसान, उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर आबादी जो है ना गाँव में बसती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो किसान है, तो किसानों का कहना होता है कि हम तो दिन रात तो बचाते हैं अपनी खेती को, और जब खेती बचाते हैं उसके लिए रात में बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाखों के जो तार होते हैं ना, लाखों रुपए उस तार पे खर्च करना पड़ता है। तो ये एक मुद्दा था, लेकिन ये तमाम मुद्दे नहीं चल पाए। अब समाजवादी पार्टी के लोगों को ये सोचना होगा, या फिर दिगर ऑपोजिशन पार्टियों को ये सोचना होगा कि आखिर क्या वो स्ट्रैटेजी है जो भारतीय जनता पार्टी को सबकत की तरफ दिखा रही है, और कहाँ उनकी भूल हुई। एक तो उम्मीदवार वाला तो था ही, लेकिन इसके अलावा कमी कहाँ पर रह गई ये भी एक तरह से देखना होगा। मुनज़्ज़ा, क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि कोई चुनाव इस तरह का होगा जिसमें इतने ज्यादा मुद्दे होंगे। आप कोविड के दौर में चुनाव हो रहे हैं और मुल्क में किसानों का सबसे बड़ा तारीख का आंदोलन होता है, ये बहुत बड़ा इशू है। बेरोज़गारी, महंगाई, आप देख लीजिए, अगर मार्केट जाती होंगी तो सब्जी से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई है, तो इश्यूज़ की कमी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में समाजवादी पार्टी या अपोजिशन जो था वो महंगाई को जो मुद्दे थे उन्हें एक तरह से भुना नहीं पाया? हुरैरा, हमने यूपी में ख़ास तौर से देखा कि मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट के उठाए गए, मुद्दा जो है महंगाई का उठाया गया, किसान का एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन ये तमाम तर फैक्टर हमने देखे। अगर हम पांचों रियासतों को देखें, यूपी हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, बीजेपी आगे है। तो पंजाब के अलावा किसान वाला फैक्टर नहीं चला कहीं पे भी। तो वहाँ पर जो किसान का 1 साल का आंदोलन की बात की जा रही थी कि किसान तो नाराज़ है, लेकिन वो
जो है कैश करने में या फिर वो नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं फेड होती हुई जब वजीर आजम ने लॉ रिपील किए और माफी मांगी गई तो वो फेड हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात उठी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो ऑपोजिशन ने उठाया जरूर, लेकिन वहां पर कई जो है एक्सप्लेनेशंस गवर्नमेंट की तरफ से भी तैयार थे कि कोविड का दौर है, ये सिर्फ इस मुल्क में नहीं ये पूरी दुनिया में इस तरह का दौर चला, तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन के साथ बीजेपी भी तैयार थी। महंगाई को लेकर के भी सेम जो है जस्टिफिकेशन रेडी थी कि ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है। लेकिन इन तमाम तर मुद्दों के बावजूद एक बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी का और राष्ट्रवाद का सबसे ऊपर हमने देखा रहा। हमारी नज़र जो है यूपी पर लगातार बनी रही थी और दीगर रियासतों पर भी बनी रही थी। जब लोगों से हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे तो सिक्योरिटी और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था, बावजूद इसके कि अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लेकिन नहीं, सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा और खास तौर से खवातीन की सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं याद था कि सपा के दौर में क्या हुआ, बसपा के दौर में क्या हुआ और क्या सिक्योरिटी, क्या दंगे हुए योगी सरकार में। तो ये तमाम तर चीज़ें जो अब ऑपोजिशन ने उठाई, जो अब इलेक्शन करीब आते उठाई, ये कवर कर चुके थे साइलेंटली बीजेपी, ये बहुत महीनों से कवर कर चुकी थी। हुरैरा बिल्कुल मुनस्सा, जाहिर सी बात है मुद्दे बहुत थे, लेकिन मुद्दों को कहीं ना कहीं अपोजिशन एक तरह से भुना नहीं पाया। विशाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या लग रहा है कि अब यहाँ से कोई तस्वीर क्या बदल सकती है, क्योंकि अपोजिशन को अभी भी एक उम्मीद लग रही है, समाजवादी पार्टी को एक उम्मीद लग रही है कि नहीं अभी नतीजे आए नहीं, नतीजे जैसे जैसे आना शुरू होंगे तो एक तस्वीर बदलेगी। क्या आपको लग रहा है कि जो ट्रेंड्स अभी तक आए हैं इसमें कोई बड़ा बदलाव क्या होगा? तजुर्बा क्या आपका? देखिए, जहाँ तक बात नतीजे की है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर समाजवादी पार्टी ऐसा समझ रही है तो यही कहना चाहूँगा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, उससे आगे तो कहा कुछ नहीं जा सकता। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंडेट है वो आप देखिए, मैंडेट क्या है। पिछली बार उत्तर प्रदेश ने 2017 में जो सीटें हासिल की थी, अभी जो आपके पीछे जो इसे भी आप शामिल कीजिए, इकबाल महमूद संभल से इस वक्त लीड लिए हुए समाजवादी पार्टी के हैं, संभल से ये आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और इसमें एक चीज ये देखा गया है कि ऐसे और भी कई नाम अभी तक हमने दिखाए हैं जो माइनॉरिटी से हैं, वो लगातार आगे चलते चले जा रहे हैं। राजेश सिंघल को आप देखिए, वो अभी पीछे चल रहे हैं उसी सीट पर संभल से। तो बीजेपी को यहाँ पर फाइट इकबाल महमूद देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट वो पीछे चल रहे हैं और इकबाल आगे चल रहे हैं। निदा अहमद संभल से है, वो कांग्रेस से वो पीछे चल रही है। तो आप ये भी यहाँ भी देखिए कि एक पीछे चलने वाले भी एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट है और जो बीजेपी से आगे चल रहा है वो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है। बीजेपी के उम्मीदवार जो अभी ट्रायल कर रहे हैं ये आगे चल रहे थे शुरू में। हाँ, ये शुरू में आगे चल रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हम कई मुद्दों को कई बार हम लोग ऐसा, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जो ये बहुत पुराना चेहरा है संभल का, इकबाल महमूद की अगर हम बात करते हैं, कई बार ये एमएलए रह चुके हैं यहाँ से। तो और 30 साल से 30 साल से जो बीजेपी का कैंडिडेट 20 साल से को पीछे करके आगे बढ़ रहा है फिलहाल इसमें, वो तो मेरा सवाल यही था विशाल कि क्या यहाँ से कुछ तस्वीर क्या बदल सकती है, जिस तरह से आगे पीछे वाला खेल चल रहा है, खरगोश और चूहे वाला। मैं उसके बारे में मुझे लगता है कि जहां तक हम लोग कई इलेक्शंस को देखते रहे हैं तो मुझे अब नहीं लगता ये बहुत शायद मुश्किल है, अब नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस जो है वो मैजिकल फिगर तक पहुंच जाए। अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब वो नतीजों में बदलने लगी है चीजें। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जो कि इसमें देखिए स्टैग्नेंसी आ गई है। पिछले तकरीबन 3 घंटों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस फिगर पर लीड में जो पार्टी है वो है लगातार। मैं अभी आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये चुनाव अलग कैसे है। बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे नो डाउट, लेकिन आप देखिए कि 2017 के मुकाबले बीजेपी 59 सीटों को लूज करती नजर आ रही है। ठीक है, बीजेपी आ जाएगी, सरकार बना भी लेगी, लेकिन 59 सीटों को आप लूज करते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और समाजवादी पार्टी का अलायंस 83 सीटों को गेन करता नजर आ रहा है। 2 के वो मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दों को लेके एक गुस्सा लोगों के नाराजगी है लोगों, बिल्कुल। लेकिन उस नाराजगी को जो अपोजिशन है वो कितना एनकैश करा पाया। अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं होती, लोग मुद्दों से नाराज नहीं होते, तो बीजेपी 2017 से और आगे बढ़ जाती। 17 में जो उसको जीते हासिल हुई थी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि 2017 में बीएसपी और कांग्रेस की जो पोजीशन थी वो उससे बहुत नीचे चले गए हैं। इसका मतलब है कि वोटर या तो ये देख रहा है कि मुझे या तो बीजेपी को देना है, वीटो करना है, इनको बरकरार रखना है, या तो फिर इनके खिलाफ वोट देना है। तो वो ना तो बीएसपी को जा रहा है वोट ज्यादा, ना कांग्रेस को जा रहा है। जो अभी लीड है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए लीड में क्या है, बीएसपी 1 सीट पर लीड कर रही है, महज 1 सीट पे। कांग्रेस 3 सीट पे लीड कर रही है जी।
तो ये तस्वीर साफ है, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी मुद्दों को लेकर थी, लेकिन उस नाराजगी को अब आप कितना इनकैश करा पाए, उसके लिए मैं एक छोटी सी एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अभी देखिए जो डेटा है क्या है, बीजेपी 263 प्लस, एसपी 135 प्लस, तो ये समाजवादी पार्टी पिछली बार कहाँ थी, 47 पे थी, तो 47 से अगर वो 135 के आसपास आ रही है तो वो तो सही आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना। ये गेन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये किसका वोट गेन करे, या तो ये कांग्रेस का थोड़ा गेन किया ऐसे, या थोड़ा बीएसपी का गेन किया, और फिर बाकी बीजेपी का गेन कर लिया। तो मेरा वही कहने मतलब है कि बीजेपी अगर हर तरह से वेल एंड गुड थी तो उसकी सीटें तो और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आप कम हो रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात क्या बेहद की भी एक बेहद उमर अली खां ये लीड कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं बेहद से, सहारनपुर। अच्छा सहारनपुर, इसमें एक बात अच्छी, अभी तहसीन साहब इस बात को कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो माइनॉरिटी के कुछ कैंडिडेट्स थे जो जीते हुए भी थे या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया इस बार। देखिए बीजेपी यहाँ ट्रायल कर रही है वही बेहद से, और उसी बेहद में आप देखिए ये बीजेपी की सीट को वो आगे पिछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक कहना यहाँ पे ये था कि देखिए चुनाव लड़ने या जीतने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि अगर मेरे जानने वाले के यहाँ पे कहीं किसी की कोई शादी वादी होती है ना, तो हमारे दिल में इंतजार रहता है कि फोन आएगा, इनविटेशन कार्ड आएगा, और शायद खुद मिलकर वो मुझे दावत देने आएंगे। इसमें क्या आप देखेंगे, आप देखिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक कितने थे, आप देखिए गिन के आप देखेंगे तो एक समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, बिल्कुल बुलंद सिंह यादव बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, एक आध दो रैलियां उन्होंने की, उससे ज्यादा रही। शिवपाल सिंह यादव लिमिटेड और एक खास रीजन तक में आपके सिर्फ वो कह सकते हैं आरएलडी के, लेकिन आप बीजेपी के पास कितने चेहरे थे और उनके पास कितना वक्त था। तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि चुनाव हार जीत किन किन वजहों से होती है। यानी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर असेंबली हल्के हैं जहां पर बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर सवाल खास से भी आरएलडी यहां पर लीड कर रही है, बिल्कुल। तो ये फिलहाल बातें हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नतीजा जो भी आए, लेकिन ये नतीजे ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार से लोग नाराज भी थे मुद्दों को लेकर। उस नाराजगी को आप कितना अपने पाले में कर पाए, कितना नहीं कर पाए। और चूंकि ये दो चीजें हैं, एक तो कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ग्राफ बहुत बढ़ा है, और दूसरी तरफ बीएसपी और कांग्रेस जितनी भी थी उससे भी बहुत पीछे चली गई है। बिल्कुल विशाल, ये बूम आप अपने पास ही रखिए। मैं मैजिक वॉल के जरिए थोड़ा सा जो आपने कहा था ना कि जो गेन हो रहा है या यहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 2022 की अगर हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा फोकस भी कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 2022 आते आते 2017 से लेकर 2022 तक बिल्कुल तस्वीर बदल गई। अब बीजेपी इत्तेहाद यहां पर 260 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले में 62 सीट्स का नुकसान हो रहा है। मतलब यह वाज़ेह है कि एक बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए। जो 300 प्लस सीट 2017 में लेकर आई थी, उसका नुकसान 62 सीटों की शक्ल में हो रहा है। ये एक बड़ा नुकसान एक तरह से बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। और इसी तरह से अगर 2017 की हम बात करें, जिसमें समाजवादी पार्टी 47 सीट जीत कर आई थी, यानी 47 सीटें जीत कर आई थी, अभी रुझानात की बात करें तो समाजवादी अलायंस के हिस्से में 138 सीटें जाती दिख रही हैं, और उसका सीधा सीधा फायदा भी यहां पर नजर आ रहा है। 2017 के मुकाबले में 86 सीटें एक तरह से समाजवादी इत्तेहाद के खाते में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेन भी कहा जा सकता है। हालांकि सरकार समाजवादी पार्टी नहीं बना रही, जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहां पर अगर फायदे की बात करें, गेन की बात करें, तो समाजवादी इत्तेहाद जो है वो बड़ा गेन कर रहा है और बीजेपी को एक तरह से नुकसान हुआ है। इसी तरह से कांग्रेस और बीएसपी अब एक तरह से तस्वीर में है नहीं, तो इन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन बीएसपी पे हम इस वजह से करेंगे क्योंकि बीएसपी सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए, और 2017 में 19 सीटें थी, जिसमें एक बड़ा धक्का बीएसपी को और लगा। पहले से ही नुकसान में थी, लेकिन 2017 से 2022 आते आते 18 सीटें बीएसपी की और कम हो गई। तो इस तरह से एक बड़ा धक्का कहा जा सकता है बीएसपी को लेकर। लेकिन मैजिक कॉल के जरिए अगर हम समझे तो बीजेपी को भी एक तरह से नुकसान हो रहा है, और फायदा जो हो रहा है वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। यानी कुछ बीएसपी की सीटें और कुछ बीजेपी की सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरह से बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा, क्योंकि ये तो मैजिक वॉल है, इस पर हम चीजों को समझ ही रहे हैं, लेकिन जो वॉल पर जो चीजें आ रही है और इस वक्त जो एक जो नतीजे अब आ रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। विशाल, थोड़ा सा आप अगर पीछे जाएंगे तो हम और अच्छे से समझा पाएंगे कि 2017 का क्या कुछ तस्वीर थी। जी हाँ, ये बीजेपी 2000 देखिए
69 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी का। 2017 में बीजेपी की 312 सीटें थी, 2022 आते आते इन 5 सालों में 243 सीटें अब बीजेपी की आ रही हैं। यानी 2017 के मुकाबले में सीधा सीधा बीजेपी का नुकसान हो रहा है 69 सीटों का। तो ये एक तस्वीर रुझानात में, अभी जाहिर से बात है नतीजे नहीं आए तो रुझानात में ये नुकसान बीजेपी का साफ तौर से वाज़ेह है। समाजवादी पार्टी का मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पर लाया जाए कितना फायदा हो रहा है, और ये पूरा अभी तक का जो चार्ट है वो उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 403 में से 403 सीटों के रुझानात आ गए। बीजेपी इत्तेहाद 260 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाया हुआ है, समाजवादी इत्तेहाद 138 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, बीएसपी 1 सीट पर और आदर्श 1 सीट पर लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हम फायदे और नुकसान की बात कर रहे थे वो हिना एक तरह से तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी भले ही सरकार नहीं बना रही है लेकिन उसका फायदा हो रहा है सीटों के मुकाबले में, और बीजेपी सरकार बना रही है लेकिन बीजेपी का नुकसान हो रहा है सीटों के मुकाबले में 2017 के मुकाबले में। तो हमने अपने तमाम नाजरीन को बताया कि किस तरह से टैली जो है वो आप तक पहुंचा रहे। यहाँ मेरे तमाम तर साथी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगी, सना आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की तशहीरी मुहिम हम सब ने देखी थी, बहुत जोर शोर से रही, खास तौर पर उन्होंने खवातीन के ऊपर बहुत फोकस किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें। प्रियंका गांधी को भी लगातार हमने देखा कि वो मैदान में बहुत अच्छी तरह से वो सामने आती रही, लेकिन उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि क्या ये भीड़ जो है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी, इसको आज के दिन आप कैसे देखेंगे? किसी भी सियासी पार्टियों को जब मैदान में जाना होता है तो वो अपना पॉलिसी तैयार करते हैं और मुद्दा तैयार करते हैं। तो इस बार प्रियंका गांधी ने लड़कियों का मुद्दा चुना और इस मुद्दे पर एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जब इन्होंने ये बात कही थी कि 40% ख़वातीन को वो टिकट दे रही हैं, जिस की तमाम लोगों ने सताइश भी की थी, और कहा जा रहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा, जाहिर सी बात है पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी असेंबली इलेक्शन में कोई सियासी पार्टी पहली बार 40% ख़वातीन को टिकट दे रही, रिजर्व कर रही है उनके लिए सीटें। भले ही इसके नतायज जो भी आए, तो इस पर जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो कांग्रेस ये कहती है कि हमने नैरेटिव बदलने के लिए, उसमें तब्दीली लाने के लिए ऐसा कदम उठाया और इसका फ़ायदा भले ही हमें ना मिले, आगे आने वाली सियासत में हमें मिलेगा, अभी भले ही ना मिले। और इस मैं चाहूँगी कि इस स्क्रीन की तरफ हम देखें, क्योंकि कांग्रेस जो अभी 3 सीटों पर रुझानात में बनी हुई है, आपके सवाल से जुड़ा हुआ ये जवाब है, क्योंकि जब हम शुरुआत में सुबह के टाइम 9 बजे 9:30 बजे के करीब इस जगह पर, इस मकाम पर खड़े थे, तो कांग्रेस उस वक्त 7 सीटों पर लीड कर रही थी। जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता जा रहा है कांग्रेस की लीडिंग और खत्म हो जा रही है, मतलब 7 से वो 3 पर जा रही है। जी अगर आप मुझे इजाजत दें, वो बात ये है कि देखिए अभी 2 रोज़ कबल हमने इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया है, बिल्कुल, और बात यहाँ पर होती है कि ख़वातीन को हुकूक मिलने चाहिए, उन्हें मौक़े मिलने चाहिए, और ये सब हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं रेशियो के मेल वर्सेस फीमेल जो एवरेज है, उसमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा हो गई है, हम सब जानते हैं इसे। उसके बावजूद जो वोटर लिस्ट आप देखेंगे, वोटर लिस्ट में भी अक्सर जगहों पे महिलाएं की ख़वातीन जो वो ज़्यादा होती हैं, या कहीं बिल्कुल 50% या कहीं बहुत कम ही जगहों पर कुछ कम होती हैं। तो अगर एक पार्टी ने यहाँ पर एक स्टेप लिया था कि उसने 40% ख़वातीन को सीटें दी थी, और अगर उस पार्टी को एक मतलब 40 सीटें भी ना मिल पाए जीतने के लिए, जबकि उसे 40% सीटें थी, तो मुझे ये बताइए कि जिम्मेदार कौन होगा? ख़वातीन जिम्मेदार होंगी या मर्द जिम्मेदार होंगी? इसके लिए सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें ये कि ख़वातीन बहुत बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि उन्हें अपनी कैंडिडेट पर ही भरोसा नहीं होता है, और कई तरफ ये होता है कि अरे नहीं वो ख़वातीन तो हैं ही, क्योंकि मेल का एक्सेप्टेंस अभी ख़वातीन को लेकर वजूद, जिसका एग्जिस्टेंस की जो हम बात करते हैं वो किसी हद तक नहीं हो पाया है। माशरे में एक काली सच्चाई है, क्या सच्चाई है? मेरा सवाल है कि अगर मेल उनको भले ही वोट ना दें, फीमेल तो वोट देनी चाहिए उनको। नहीं, मैं बता रही हूँ ना एक वजह ये मैं बता रही हूँ कि लोग ये समझते हैं कि भले ही खातून इस सीट से उतर रही हैं, लेकिन इनके हाथ में कमान नहीं रहेगी, ये कमान जो है मर्दों के हाथ में रहेगी। तो समाज को बदलना होगा, इस रवैये को बदलना होगा। अब इस तब्दीली
पर ये बताना चाहूंगी कि बीजेपी के बिल्कुल हवाले से मुनज़्ज़ा, इस हमारे वक्त बड़ी खबर आ रही है। अगर स्क्रीन पर देखें, संगीत सोम जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं सरधना से। सरधना, और ये बड़ी सीट है, वीआईपी सीट है, मौजूदा में वजीर भी हैं योगी हुकूमत के। शुरुआत से ही लीड कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब शुरू से ही संगीत सोम जो है वो लीड कर रहे हैं और अपने बयानों को लेकर ये सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और इस वक्त लीड कर रहे हैं सरधना से। हालांकि इनकी सीट बिल्कुल महफूज मानी जा रही थी और लग रहा था वो जीतेंगे, और जिस तरह के बीजेपी के हक में है। हस्तिनापुर से भी देखिए दिनेश जो है बीजेपी के उम्मीदवार, वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। कोई इंटरेस्टिंग बात कहने वाली जी 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 मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पर भरोसा क्यों नहीं किया गया? यही बात कि खवातीन को आप किस तरह से देखेंगी? हम देख रहे थे कि वो बाहर निकल रही थी, रैली में भी निकल रही थी और बहुत ज़्यादा बयानात भी सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं आज जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे कमी आपको दिखती है? ख़वातीन के हवाले से हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं वो कहूँगी कि आपने पूछा कि क्यों ऐसा, फिर ख़वातीन को वोट क्यों नहीं कर रही है। एक रीज़न यहाँ पर पहले से बोला जा रहा है कि जो वुमेन वोटर्स है वो बीजेपी को वोट देती आई है। एक जो है बीजेपी की तरफ रुझान वुमेन वोटर्स का देखा गया है। ये हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा है कि वुमेन वोटर्स का एक जो हिस्सा है वो इंक्लाइंड है बीजेपी की तरफ। वही हमने देखा कि 2 फेजेस में वुमेन वोटर्स की परसेंटेज ज़्यादा थी, 2 में 50% के करीब थी। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये जो वोटिंग परसेंटेज वुमेन वोटर्स की अच्छी है, इसका फायदा बीजेपी को जाएगा, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है। तो बावजूद इसके कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या फिर वुमेन वोटर्स, वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दी गई, लेकिन एक ऑलरेडी वुमेन वोटर्स के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि सिक्योरिटी खवातीन के हवाले से किसने प्रोवाइड की। वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में खवातीन सिक्योरिटी बिल्कुल विशाल, क्या आप हाथरस भूल गई? नहीं सर, मैं नैरेटिव बोल रही हूँ। क्या आप तो नैरेटिव सेट किया गया, आप कह सकती हैं। आप क्या सेंगर वाला मामला भूल गई? किस तरह से न सिर्फ उन्होंने जो किया सो किया, किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की गई, और उन्नाव का मामला आप भूल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैंने वही पहले भी कहा था कि परसेप्शन क्रिएट कौन करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल विशाल न्योता देने कौन पहुंच पा रहा है। मेरठ से ये जो खबर है ये भी बहुत अहम है। किठौर सीट से जो है शाहिद मंजूर साहब जो है, ये समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी, साइकिल तेज दौड़ रही है, ये लीड कर रहे हैं। साइकिल में कहीं वो BOM बॉम्ब नहीं लगा हुआ है, तेज दौड़ रही है साइकिल। जी जी जी, ये लीड कर रहे हैं। और किठौर से शाहिद मंजूर। एक चीज यहाँ पर हमने ये देखा है अबू हुरैरा के माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उन पे समाजवादी पार्टी ने जहां भी कहीं किसी को दिया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी विशाल इस वक्त खबर आ रही है। नवजोत सिंह और ये देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए हैं। जी हाँ जी विशाल, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मतलब एक ऐसा स्पीकर जिसे अगर आप 10 घंटे भी बोलते रहने कहते तो वो 10 घंटे तक बोलता रहे। जो शख्स ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं मैं CM का एक कैंडिडेट हूं, वो खुद अपनी सीट हार जाता है। और सबसे अहम बात ये, जहां तक मुझे लगता है कि इनको हराने वाले आम आदमी पार्टी की कोई शायद, देखिए ये जीवन जोतकर ने इनको हराया है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगाया बिल्कुल पंजाब में, झाड़ू से बिल्कुल वहां पर बहार दिया, जिसे कहते हैं बिहार में कि झाड़ू लगा दिया है, बाहर के वहां से खदेड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू लड़कियों लड़ सकती हूं, अच्छे मतलब क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो वहां से हार गए। ये देखिए जीवन ज्योति कौर नाम है ना पूरा कांग्रेस जी, ये यहाँ पर जो है कांग्रेस का नारा उल्टा हो गया। चल आप बताएं नवजोत के बारे में, कैसे हार गए वो सीट? कौन हारा? नवजोत सिंह सिद्धू अगर हारे तो कैसे हारे? तो प्रियंका गांधी गई नहीं ना ये नारा लेकर वहाँ पंजाब, ये तो सिर्फ उत्तर नहीं, तो महिला ने ही हराया ना, महिला ने ही हराया कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, उन्होंने ही हराया। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गया, उनको हराने वाली एक खातून है। बिल्कुल सर। और नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि काफ़ी जिस तरह से वो पार्टी में जो राइवलरी पैदा करते रहे, उनका ईगो हमेशा पार्टी में सामने आता रहा है सर। चाहे हम कैप्टन की बात करें, चाहे छन्नी की बात करें, तो नवजोत सिंह की इनसिक्योरिटी चुनाव से बहुत पहले से दिख रही थी और उसका असर साफ तौर पर कांग्रेस पंजाब में दिख रहा था, जिस वजह से कांग्रेस बहुत जूझ रही थी सर, और वो साफ तौर पर लोगों को भी नजर आ रहा था।
एक मतलब सवाल वो आपसे कहा करना चाहूंगा, जाता था? नवजोत सिंह सिद्धू कैसे हार जाते हैं? वो इतना अच्छा बोलते हैं, उन्होंने वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी को नुकसान बोल्ड करवा दिया, कैसे हार गए? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर सिद्धू तो क्लीन बोल्ड हो गया और अपना ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ चीजें ऐसी विशाल देखी जा रही थी कि सिद्धू की वजह से पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बदनजमी थी। सिद्धू की वजह से ये माना जा रहा था, कैप्टन का जाना और उसके बाद चन्नी के आने के बाद भी जिस तरह से वो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, संगीत सोम इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आप उनका स्क्रीन पर दीजिएगा, उस वक्त हम उस पर जरूर बात करेंगे। हालांकि इस वक्त हम सिद्धू पर बात कर रहे हैं जो क्लीन बोल्ड हो गए हैं पंजाब में। तो मैं ये कह रहा था कि जी मैं ये कह रहा था कि सिद्धू इस वजह से क्लीन बोल्ड हुए क्योंकि उनकी वजह से पार्टी में बदनजमी बहुत हो गई थी। ये एक बड़ी वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। एक वजह ये बताई जा रही थी कि सिद्धू जो है, जो कांग्रेस में अभी सब तमाम चीजें चल रही हैं, गुस्सा, नाराजगी, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अजियत भी बन जाएंगे और ये कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा संगीत सोम की संगीत सोम पीछे चल रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक इसमें खबर, संगीत सोम पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरधाना से संगीत सोम, यहाँ पर लीड ये अभी अब आगे आ गए। अब इसमें देखिए यहाँ पर इनकी लीड भी आ गई, तो ये आगे पीछे होने का खेल इस तरह से चलता है। अभी अपडेट नहीं हुआ है विशाल, अभी अपडेट नहीं हुआ है जो ये खबर जो हम दिखा है। पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो उन्होंने संगीत सोम को पीछे किया है। मैं इस पे फिर अपडेट करूंगा, लेकिन मैं इस पे जरा लेना चाह रहा था रिएक्शन कि क्या सिद्धू जो है वो कांग्रेस के लिए एक डिस्ट्रॉयर साबित हुए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ठीक ये तज्जिया है, क्योंकि बड़बोलापन जो होता है कहीं ना कहीं वो न सिर्फ इंसान को बल्कि उसके साथ में जितने भी हैं उनकी पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया है। आप जब अब कहीं जैसे कि टीवी पर बोल रहे हैं या फिर आप भले ही सीरियल्स में हैं, फिल्मों में हैं, वो आपकी अलग इमेज है, लेकिन जब आप एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, आपको लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप उनके लिए क्या करेंगे। यहाँ विशाल आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ज़्यादातर हम ये देखते रहे कि पार्टी आपसी खल्फशार का शिकार रही। कांग्रेस में सीएम की पोस्ट को लेके कितनी बार मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे, और जैसा कि मेरी साथी सना ने बिल्कुल सही बात कही कि प्रियंका गांधी का जो भी तवज्जो थी वो उत्तर प्रदेश पे ही मरकूज रही। एक पॉइंट यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, आप सबसे रिएक्शन लूंगा। मेरे ख्याल से अभी ब्रेकिंग चल रही, इसी पर थोड़ा सा संगीत सोम के बारे में थोड़ा बता दे सना, आप बताएं संगीत सोम कैसे? संगीत सोम यहाँ से पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सुबह से जब रुझानात विशाल आना शुरू हुए थे तो सरधना सीट से संगीत सोम आगे चल रहे थे। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उन्हें पीछे कर रहा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फायर ब्रांड लीडर के तौर पर ये जाने जाते हैं, हम सबको मालूम है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इंतखाबी तशहीर चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बुलडोज़र हम चलाएंगे और ये चलाते ही रहेंगे। और अभी जो इस वक्त ये पीछे चल रहे हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं मौजूदा में वजीर भी है, मिनिस्टर भी है। बिल्कुल, और इनके ऊपर कई तरह के मुकदमात भी है जो वापस भी ले, खैर वो तो अलग बात है, वापस लिए गए और फिर उस पर भी बातचीत हुई कि तमाम अहम लीडर पहुंचे थे उसके बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये आगे और पीछे का खेल क्या है, क्योंकि सुबह से हम इस पर नजर बनाए हुए, तो सुबह से तो ये सबकत लिए हुए जा रहे थे। बिल्कुल सना, देखिए संगीत सोम से जुड़ा हुआ मैजिक वॉल पर एक बहुत अच्छा फैक्टर हम समझा देते हैं, क्योंकि संगीत सोम भी मौजूदा में मिनिस्टर हैं बीजेपी के, और इसके अलावा जो फैक्टर मेरे साथ मैजिक वॉल पर है वो यही है कि बीजेपी के 47 मिनिस्टर में से 13 मिनिस्टर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रुझानात हालांकि है, लेकिन रुझान में ही, ट्रेंड में ही बीजेपी के मौजूदा 13 जो मिनिस्टर हैं, जो वुज़रा हैं, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं रुझानात में। तो ये एक बहुत अहम खबर है। अब देखना ये अहम होगा कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे, क्या इनके हक में नतीजे जाते हैं, या ये जो सिटिंग मिनिस्टर है, क्या लोगों की नाराजगी की वजह से, क्या इन्होंने अपने दौर में काम नहीं किया और अवाम इनसे नाराज है, अवाम का भरोसा नहीं जीत पाए, इस वजह से। और इसी में इन्हीं मिनिस्टर्स में से संगीत सोम का नाम भी आता है, जो अभी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जी जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि पीछे होना, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम बहुत बड़ी बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब काउंटिंग हो रही होती है तो कई राउंड की काउंटिंग होती है, आगे पीछे होता रहेगा। हाँ, होता रहेगा। मेरा एक सवाल था इस पे, मुनज़्ज़म, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा ना, आपके पास भी होगा जवाब के लिए। बिल्कुल। मुनज़्ज़म, उत्तराखंड में बीजेपी ने एक नहीं 2-2 सीएम बदले,
जी। और जो तीसरा सीएम आया वो भी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास बहुत तजुर्बा था या वो पहले कभी, वहाँ तक कि वो मिनिस्टर भी नहीं थे। लेकिन उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए, नतीजे क्या है। ऐसा कांग्रेस में क्यों हो जाता है कि कांग्रेस में अगर सीएम को बदला गया तो उसने पार्टी ही छोड़ दी और नई पार्टी बना ली, जाहिर सी बात उनकी जितनी फैन फॉलोइंग रही होगी उससे पूरा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड में हम चुनाव के दौरान बात कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी करप्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो माना जा रहा था कि बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है सीएम भी, जिस तरह से बिल्कुल मुनव्वर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस ओर से, जहां पर आजम अब्दुल्ला जीत चुके हैं। आजम खान के बेटे रामपुर से इस बार से जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं, उन्हें भी फर्जी पैन कार्ड के सिलसिले में जेल में बंद किया गया था, लेकिन वो अब रिहा हुए और वो दूसरी बार वो जीत कर आए हैं। तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान फैमिली के लिए बहुत अहम खबर है। खास बात है यहाँ पर अबू हुरैरा कि अब्दुल्ला आजम खान की जीत ये कहीं ना कहीं उस नैरेटिव के खिलाफ जाती है जो एक नैरेटिव थी, जिस तरह से नाम ले लेकर के बड़े लीडरान जो हैं वो कह रहे थे कि फलां का नाम देखिए कहाँ है, वो जेल में, फलां को देखिए वो कहाँ है, वो जेल में है। तो इनका भी जिस तरह से लिंक हैदर अली खान था, ये जो एनडीए के इकलौते मुस्लिम जो चेहरे थे, उनकी हार अपना दल ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। जी हाँ, हैदर अली खान। कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट इन्हें बना दिया था, फिर आखिर में पाला बदल कर अपना दल चले गए और इस तरह से कहा जाएगा कि एनडीए के एक उम्मीदवार और आजम खान भी लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर रामपुर से। आजम खान लीड कर रहे हैं। जी आप बता रहे हैं, अच्छा आपके पास तो माइक लगा है। जी तो आजम खान लीड कर रहे हैं और अब्दुल्ला आजम खान जो उनके बेटे हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या ये समझा जाए कि कुछ ऐसे पॉकेट्स या एक बड़े लेवल पर हम इस बात को सीधे तौर पर शायद नहीं कह सकते कि बस एक ही नजरिया था वोट देने का या नहीं देने का, बल्कि बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो चेहरे हैं वो जीत नहीं पाते। मेरे ख्याल से आप समझ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार हम इस पर बने रहेंगे और ये एक बड़ी खबर रामपुर से आई है। मैजिक वॉल के जरिए भी हम तमाम चीजों को अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्क्रीन के जरिए भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे अब ये रुझानात आगे बढ़ेंगे और नतीजों में बदलेंगे, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेरे साथी भी मेरे साथ बने हुए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।